वाह मम्मी, दाल बहुत बढ़िया बनी है। क्या खाक बढ़िया बनी है मम्मी, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। क्यों, तुझे क्या दिक्कत है दाल में? अरे रोज रोज वही दाल सब्जी, कभी कुछ नया क्यों नहीं बनाती हो आप? अरे भैया अच्छा तो है, कितना टेस्टी खाना है। ऐसा है तो चुप हो जा, समझा? आरव चुप हो जा। हाँ बेटा, तू बोल क्या खाना चाहता है? कुछ भी बनाओ ना अच्छा सा, पर ये दाल चावल कुछ दिन दूरी रखो मुझसे। और इसका क्या है, इसे तो घास फूस भी दे दोगे तो ये आराम से खा लेगा और बाद में कहेगा मम्मी वाह क्या घास बनाई थी आपने, और ये भूसा भी बहुत ही टेस्टी है। आर्यन ने अपने छोटे भाई आरव का मजाक उड़ाया तो बेचारे आरव को छोड़कर बाकी सब लोग हंसने लगे। आरव के साथ ये व्यवहार इसलिए था क्योंकि वो आरती और दिनेश का सगा बेटा नहीं था। दिनेश के छोटे भाई और उसकी पत्नी की मौत के बाद आरव की जिम्मेदारी अब आरती और दिनेश पर ही आ गई थी, जिसे वो बेमन से निभा रहे थे। फिर उसी शाम, मम्मी क्या कर रहे हो? रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी कोई काम है तो मुझे बताओ ना, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अच्छा तो फिर एक काम कर, ये आलू प्याज छीलकर काट दे बारीक बारीक। बस इतना सा काम अभी कर देता हूँ। आरव अक्सर आरती की रसोई और घर के बाकी कामों में मदद करता था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, मम्मी एक बात कहूँ? हाँ बोल। भैया की जॉब भी लग गई है, अच्छा कमा भी रहे हैं, तो भैया की शादी करा दो अब। क्यों, तुझे बड़ी जल्दी है आर्यन की शादी कराने की? नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि घर में बहू आ जाएगी तो आपका मन भी लग जाएगा और काम भी हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ देखते हैं। आरती ने आरव की बात को इग्नोर करते हुए कहा, लेकिन ये बात आर्यन ने सुन ली और वो झट से बोला, अबे अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो सीधा मम्मी को बोलना, तू मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ा बे? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वैसे ये होगा भी कैसे? अपनी शक्ल देखिए, कौन लड़की शादी करेगी तुझसे? आर्यन और आरती हंसने लगी और बेचारा आरव मुंह लटकाए वहां से चला गया। फिर उसके जाने के बाद, वैसे आर्यन वो ठीक ही कह रहा था, तेरी शादी करा देते हैं अब। क्या माँ, कहाँ उसके चक्कर में पड़ गई हो? अरे भाई क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? देखो ना पापा, ये आरव माँ के कान भर रहा था, कह रहा था कि आर्यन भैया की शादी करा दो। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है, तेरे बाद ही तो उसकी शादी होगी और तुझे तो किसी भी उम्र में एक से एक सुंदर लड़की मिल जाएगी। पर उसकी शक्ल देखिए, 3-4 साल और गुजर गए तो पता नहीं बेचारे को लड़की मिले कि ना मिले। दिनेश, आरती और आर्यन तीनों मिलकर बेचारे आरव का मजाक बनाने लगे। आरव उन तीनों की बात सुनकर दुखी हो गया। फिर अगले दिन, माँ मैं सोच रहा था कि अगर मैं शादी कर लूं तो आपकी बहू कैसी होनी चाहिए? अरे कैसी भी हो, रानी बनाकर रखेंगे हम उसे। अरे वो जो मर्जी करे, घूमे फिरे, ऐश करे, बस तुझे खुश रखे, और क्या चाहिए हमें? ठीक बात तो है, तुम इकलौते बेटे हो हमारे। क्यों इकलौता क्यों? वो आरव भी तो है ना। उस दिन आरव ने फिर से ये बात सुन ली और उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वो चाहे उन तीनों को कितना भी अपना माने, लेकिन वो तीनों मजबूरी में ही उसे अपने साथ रखे हुए थे। इसी तरह कई महीने बीत गए और फिर अनन्या आर्यन की पत्नी बनकर घर आ गई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, बेटी अनन्या आज तेरी पहली रसोई है, बता क्या बनाएगी? अब जो कह दे मम्मी जी, मैं तो ऐसा खाना बनाती हूँ कि खाने वाला उंगलियां ही चाटता रह जाए। हाँ अरे वाह, चलो फिर ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो। जाइए आप आराम से टीवी देखिए, मैं झट से कुछ टेस्टी सा बना कर लाती हूँ। आरती बहुत खुश हुई और उसने बड़े प्यार से अनन्या के सिर पर हाथ रखा और थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी कटोरियां, कांटे, चम्मच और हर आदमी के लिए 3-4 प्लेटें रखी हुई थी। ये देखकर दिनेश ने आरती से पूछा, अरे बाप रे, ऐसा क्या बन रहा है? अरे अनन्या की पहली रसोई है, पता नहीं क्या क्या बनाएगी, उसकी मदद कर रही हूँ। पहले बेचारी खाना बनाएगी, फिर बर्तन लगाएगी, इसीलिए मैंने ही बर्तन लगा दिए। हाँ ये अच्छा किया तुमने। आरव तो एक काम कर। जी पापा जी। तू ना सबके लिए सूप की कटोरियां भी रख दे और गहरे वाली चम्मच भी। बड़े घर से आई है, वहाँ खाने से पहले सूप पीने का रिवाज जरूर होगा। हाँ पापा सही कहा, मैं अभी रखता हूँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अब वो बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी रसोई से अनन्या बाहर निकल कर आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था। लीजिए, मेरी स्पेशल डिश आ गई है। पर मम्मी जी, ये इतने सारे बर्तन किस लिए? वो अभी तुम और खाना लाओगी ना, तो इसीलिए मैंने ये सब लगा दिया। और खाना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, यही है जो है। आरव, इन सब बर्तनों को साइड कर दो जरा। जी भाभी, अभी करता हूँ। अब हर किसी की नजर उस बर्तन पर थी जो अनन्या अपने साथ लेकर आई थी। उसने बर्तन खोला तो उसमें ढेर सारी मैगी थी। है मैगी? तुमने बस ये बनाया बहू? अरे मम्मी जी, यही तो है मेरी स्पेशल डिश, मैगी विद स्पेशल वेजीज। मैगी? अरे वो तो ठीक है, पर खाना? अरे इतनी सारी मैगी है तो सही, देखना कितनी टेस्टी लगेगी खाने में। आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। वो तो ठीक है बेटा, पर ये तो कांटे से खानी होंगी ना,
फिर सूखी उंगलियां कैसे चाटेंगे? कोई बात नहीं पापा जी, आप चम्मच चाट लेना। अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। उधर घर के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आर्यन समझ गया था कि उसके साथ सबसे बड़ा मजाक हो गया है। सुंदर पत्नी के नाम पर उसने एक ऐसा महंगा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया था जिसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं थी। और फिर रात में ये बड़ा अजीब सा मामला हो गया जी। हाँ वो तो है। खैर अब तो शादी हो गई, सिखाओ उसे खाना बनाना। अरे क्या क्या सपने संजोए थे कि बहू आएगी तो बढ़िया बढ़िया भरवा बैंगन खिलाएगी, शाही पनीर खिलाएगी। पर ना जी, यहाँ तो पहली रसोई में मैडम ने मैगी खिला दी। ना ना ऐसा मत कहो आरती, मैगी नहीं थी वो थी स्पेशल मैगी विद स्पेशल वेजीज। आरती जिस लड़की को अपनी बहू बनाकर लाई थी उसे अच्छा खाना बनाना तो दूर, रोज का सादा खाना बनाना ही नहीं आता था। अगले ही दिन से आरती अनन्या को धीरे धीरे खाना बनाना सिखाने लगी। लेकिन अनन्या का खाना बनाने में कहाँ मन लगता था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन, वो सब तो ठीक है पर उसे खाना बनाना तो आता है ना? हाँ माँ, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और आपको जैसी बहू चाहिए वो बिल्कुल वैसी ही है। लो भाई, क्या जमाना आ गया है। बड़े वाले ने भी अपनी मर्जी से शादी करी और ये आरव भी अपनी पत्नी खुद ही चुनकर ला रहा है। हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं रही अब। अरे ठीक है ना पापा जी, क्या फर्क पड़ता है, आपको कौन सा दहेज देना है? देना नहीं है पर लेना तो है। लेकिन ये भाई साहब ऐसी लड़की पसंद करके आए हैं जो पहले से ही गरीब है। अरे अनन्या को देखो, क्या नहीं लाई थी वो अपने साथ, कार, एसी है, अरे सब कुछ दिया था उसके पापा ने। खैर भैया, जिसकी जैसी किस्मत। और फिर आरव की शादी हो गई और घर में आराध्या छोटी बहू बनकर आ गई। पहली रसोई के दिन, ये लीजिए मम्मी जी, ये भरवा बैंगन, ये शाही पनीर और ये गाजर का हलवा और साथ में नान भी बनाइए मम्मी जी। वाह वाह, क्या बात है, खाने की खुशबू तो कमाल लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, चलो खाना शुरू करें। जैसे ही सभी लोगों ने खाना शुरू किया उन सबने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। खाना वाकई बहुत टेस्टी बना था। सबने अपनी अपनी प्लेट साफ कर ली और उंगलियां चाटने लगे। खाना ठीक ही बना था है ना मम्मी? हाँ हाँ ठीक सही था, पर इन डिशेस में ऑयल बहुत होता है, बाप रे। आराध्या ने बहुत मेहनत की थी पर उसे वो तारीफ नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। उधर रात में आरव ने आराध्या को सारी बात बता दी और उसकी खूब तारीफ की। अब पता चला कि तुम्हारे इतने अच्छे खाने को क्यों तारीफ नहीं मिली। हाँ समझ गई, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्ही से शादी करनी थी, बस अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और फिर एक दिन, वाह आराध्या, क्या बात है, आज ये करारी भिंडी तो तुमने बड़ी ही गजब बनाई है। हाँ ठीक ही है। अरे कितनी सरल सी सब्जी है, भिंडी तेल में डालो और लो बन गई करारी भिंडी। असली मेहनत तो लगती है चाइनीज बनाने में। और मैं तो सोच रही थी कि आज शाम को सबके लिए हक्का नूडल्स बनाऊं, लेकिन सारी मेहनत मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। इस आराध्या को तो नूडल्स उबालने भी नहीं आते होंगे। नहीं आते हैं उसे, क्यों आराध्या? अरे रहने दे छोटे, क्यों बेचारी की नाक कटवाने पर तुलाए। रहने दे आराध्या, तो अपनी दाल रोटी बना। आर्यन, अनन्या, आरती और दिनेश की हंसी छूट गई, लेकिन आराध्या और आरव ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए। फिर शाम को, ये लीजिए सारे लोग आ जाइए, पेश है मेरे स्पेशल हक्का नूडल्स। अरे वाह, पर ये आराध्या कहाँ है? पता नहीं मम्मी जी, रसोई में मेरे बाद कुछ बना तो रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप शुरू करो ना। जैसे सबने अपनी अपनी चम्मच निकाली तभी आराध्या ने आवाज दी, रुकिए मम्मी जी, मैंने भी हक्का नूडल्स बनाए, मेरे नूडल्स भी ट्राई कीजिए ना। हर कोई आराध्या की बात सुनकर हैरान था और जैसे ही सभी ने अनन्या के नूडल्स के बाद आराध्या के नूडल्स खाए। अरे वाह, क्या बात है। हाँ बिल्कुल होटल जैसे, मजा आ गया। यार ये तो कमाल ही हो गया, मुझे नहीं पता था आराध्या कि तुम तो रियल में शेफ हो। मुझे माफ कर दे आराध्या, हम लोगों ने हमेशा तुमसे बुरा बर्ताव किया और अनन्या को ही अपनी बहू माना, पर अब हम समझ गए हैं कि सही क्या है। अनन्या, आज से तुम आराध्या से खाना बनाना सीखोगी और रोज वैसा ही खाना बनाओगी जैसा ये बनाती है। मैंने कहा था ना मम्मी जी कि आराध्या सिर्फ इंडियन ही नहीं चाइनीज भी अच्छा बनाती थी। उसे तो चाइनीज खाना और बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वो तो आपकी वजह से ही देसी खाना बनाती थी। हाँ, और ये खासकर हक्का नूडल्स कमाल के बने हैं सच में। हाँ। ये सुनकर अनन्या का मुंह कद्दू जैसा फूल गया था, जबकि आराध्या और आरव बहुत खुश थे, क्योंकि हक्का नूडल्स के बहाने ही सही, पर उन्हें अपना खोया सम्मान जो वापस मिल गया था। रूपनगर में सीमा अपने बड़े लेकिन गरीब ससुराल में रहती थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, पति और 4 साल की बेटी रूही थी। सीमा का पति अशोक एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। एक रात काम पर जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके दोनों पैरों में गहरी चोट लग गई और कुछ महीने के लिए डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। अशोक की ऐसी हालत देख फैक्ट्री के मालिक ने
उसको बिना तनख्वाह दिए छुट्टी पर भेज दिया। इसलिए घर खर्च चलाने के लिए सीमा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी सीमा। देखो सीमा, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब काम तुम्हें करने होंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें 3,000 दूंगी, ठीक है? जी मालकिन, मैं कल से आ जाऊंगी। अगले दिन से सीमा काम पर चली गई। सीमा, घर की साफ सफाई हो गई हो तो फिर जरा किचन भी अच्छे से साफ कर देना, और हाँ, जब जाएगी तो एक बार मुझे फुट मसाज दे देना। उफ, कल शॉपिंग करके आई हूं ना तो पैर बहुत दुख रहे हैं। ठीक है मालकिन, मैं कर दूंगी। सारा काम निपटा कर मालकिन की फुट मसाज करके सीमा घर लौटती है। थकी हारी सीमा घर लौटी तो उसकी ऐसी हालत देखकर अशोक बोला, मुझे माफ करना सीमा, आज मेरे कारण तुम्हें दूसरों के यहाँ ये सब काम करना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, और बुरा वक्त ही तो है, आज नहीं तो कल कट जाएगा। सीमा एक जिंदा दिल औरत थी, उसमें बहुत हिम्मत थी, वो हर मुसीबत से लड़ना जानती थी। सीमा के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। सीमा काम पर जाती तो उसके सास ससुर घर का सारा काम संभाल लेते, लेकिन मालकिन द्वारा दिए गए पैसों से सीमा और उसके परिवार का गुजारा बस उतना ही हो रहा था कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। सीमा अपनी मालकिन रश्मिका के घर के सारे काम करती। कभी कभी अगर खाना बनाने वाली नहीं आती तो सीमा खाना भी बना देती। अरे वाह सीमा, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बना लेती हो। जी मालकिन, मुझे सब कुछ बनाना आता है, इडली, सांभर, नूडल्स, मोमोज। अरे वाह, फिर तो तुम बड़ी ही टैलेंटेड हो। ऐसे ही समय बीता। एक रोज रश्मिका के बर्थडे पर उसकी कुछ फ्रेंड्स उसके घर आने वाली थी। रश्मिका के सोसाइटी के पास एक बहुत ही नामी रेस्टोरेंट था। रश्मिका ने अपने बर्थडे पर अपने सभी फ्रेंड्स को वो मोमोज खिलाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अपने बर्थडे वाले दिन जब रश्मिका ने उस रेस्टोरेंट में फोन किया तो वो बंद था। ओह नो, इसको भी आज ही बंद होना था, अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर काम कर रही सीमा पर जाती है। उसने सीमा को सारी बात बताई। लेकिन मालकिन, मैं वो होटल जैसे मोमोज नहीं बना पाऊंगी, और तीखी चटपटी चटनी तो मुझे बनानी ही नहीं आती। अरे कौन सी बड़ी बात है, यूट्यूब पर तू उसकी रेसिपी देख ले, सामान मैं मंगवा देती हूँ। वैसे भी तो तू खाना अच्छा बना लेती है, मोमोज भी बनाई लेगी अच्छे से। रश्मिका ने यूट्यूब ऑन कर दिया, जिसे देख सीमा मोमोज और स्पाइसी चटनी बनाने लगी। वो वीडियो देखकर सीमा ने वेज मोमोज, चिकन मोमोज और पनीर मोमोज बना दिए। फिर सीमा ने सबको स्नैक्स सर्व किए, साथ ही चटपटे मोमोज भी खाने को दिए। वाह यार, क्या मोमोज है! सच में इस स्पाइसी रेस्टोरेंट का भी जवाब नहीं। कमाल के कुक हैं इसके। अरे ये कमाल मेरी कुक, मेरा मतलब है मेट सीमा का है। वो रेस्टोरेंट तो आज बंद था, इसलिए मैंने इसे ही बोल दिया बनाने को। क्या सच में? लेकिन इन्हें खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट से मंगवायो। सचमुच जवाब नहीं इसका। उन सब ने ज्यादातर मोमोज ही खाए। सबको मोमोज इतने पसंद आए कि मोमोज ही कम पड़ गए। सीमा भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये बात अपने ससुराल वालों को बताई। हमें तो पहले ही पता था हमारी बहू बड़ी हुनर वाली है, जो भी काम करती है दिल से करती है और उसमें जान डाल देती है। ऐसी बात है तो माँ कभी हमें भी मोमोज बनाकर खिलाओ, वो भी चटपटे वाले। ठीक है मेरी बच्ची, मैं कल ही तुम सबके लिए बिल्कुल वैसे ही मोमोज बनाऊंगी। अगले दिन सीमा ने घर में मोमोज बनाए और सबको खाने को दिए। मैं ना कहती थी मेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। अरे मैं तो कहती हूँ तू लोगों के घरों का काम छोड़कर मोमोज बनाना शुरू कर दे, अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं बहू। जब राशन के लिए पैसे देती थी तो उसमें से मैं थोड़ी बचत कर लेती थी बुरे समय के लिए। अब उन्हीं पैसों से मोमोज बनाने का सामान आएगा। सीमा की सास कनस्तर में छुपाए हुए उन पैसों को ले आती है और सीमा को दे देती है, लेकिन वो सिर्फ 1800 रुपए ही थे। ये देख सीमा उदास हो जाती है। क्यों उदास होती है बहू? हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, अब मैं इसी से अपना काम शुरू करूंगी। अगले दिन से सीमा ने रश्मिका के घर का काम छोड़ दिया। फिर वो बाजार गई और मोमोज बनाने का सामान ले आई। सामान लाते वक्त उसकी नजर रास्ते में एक टोकरी वाले पर गई। ठेला तो बहुत महंगा आएगा, तो क्यों ना मैं टोकरी में ही मोमोज रखकर बेचूं। ये सोचकर सीमा ने टोकरी ले ली और घर आकर सारा दिन मेहनत करके उसने मोमोज और चटपटी चटनी बनाकर तैयार कर ली। फिर शाम को सीमा अपने सर पर मोमोज और चटपटी चटनी के साथ में म्यूनिस से भरी टोकरी लेकर उन्हें बेचने निकल गई।
वो गली मोहल्लों में घूम घूम कर चटपटे मोमोज बेचने लगी। चटपटे मोमोज ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चटपटे मोमोज, जो एक बार खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी एक औरत उसके पास आई। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, जरा लगा तो एक प्लेट, मैं अभी तो देखूं कितने चटपटे मोमोज है तेरे। वैसे कितने की है एक प्लेट? जी 30 रुपए। धीरे धीरे सीमा के पास और भी ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में सीमा की सारी टोकरी खाली हो गई। वो खुशी खुशी घर गई और सारी बात बताई। अगले दिन वो और भी ज्यादा मोमोज बनाने का सामान ले आई। आज ग्राहक बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। कल इसी वक्त तो आई थी वो चटपटे मोमोज वाली, ना जाने कहाँ रह गई। मेरा बड़ा मन कर रहा है उसके हाथ के मोमोज खाने का। कुछ ही देर बाद सीमा वो मोमोज लेकर पहुंच गई। उस दिन भी उसके सारे मोमोज बिक गए। आज उसकी पहले से भी ज्यादा कमाई हुई। अब सीमा हर रोज वहाँ मोमोज लाकर बेचती। एक रोज जब वो घर पर थी तो एक सेठ उसके घर पर आया। क्या तुम ही वो चटपटे मोमोज वाली सीमा हो? जी मैं ही सीमा हूँ, कहिए क्या बात है? मैं स्पाइसी रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या तुम मुझे मोमोज खिलाओगी? बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे मोमोज की। हाँ मालिक, जरूर। सेठ ने जैसे ही वो मोमोज खाए उसके तो होश ही उड़ गए। वाह भाई वाह, मैंने आज से पहले इतने अच्छे मोमोज कभी नहीं खाए। मेरे रेस्टोरेंट में भी इतने अच्छे मोमोज नहीं मिलते। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाओगी? इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने 35,000 रुपए दूंगा। सीमा झट से बोली, मुझे मंजूर है साहब। तो ठीक है, कल से ही तुम ये काम शुरू कर दो। और हाँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरे आदमी तुम्हारे घर से खुद आकर मोमोज ले जाया करेंगे। सेठ वहां से चला गया। ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है सीमा। हाँ बहू, और इस काम में हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन से सीमा मोमोज बनाने लगी। होटल से कुछ आदमी उसके घर से चटपटे मोमोज ले जाते और उसे रेस्टोरेंट में बेचते थे। अब अशोक भी पूरी तरह ठीक हो गया और वो भी सीमा की इस काम में मदद करने लगा। धीरे धीरे सीमा ने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए। इस काम से उसकी आमदनी और ज्यादा बढ़ गई। अब तो उसके पास ग्राहक और ज्यादा बढ़ गए। वो पूरे शहर में चटपटे मोमोज वाली के नाम से मशहूर हो गई। अब उसकी